व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज जो हम डिस्कस करने वाले इट्स अ टाइप्स ऑफ बैंक। और जो मेरी इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने बैंकिंग सर्विसेज पे डिस्कशन किया था, लाइक मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। जैसे अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, स्पेशलाइज्ड बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए एंड पेमेंट बैंक्स हो गए। तो हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक। तो हमने प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है या हमारी कंट्री का, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मेजरली जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। दूसरे जितने भी उसके नीचे कमर्शियल बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से उन सबको गाइड करता है। जितनी भी सुपरवाइज करता है सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को। मॉनेटरी पॉलिसीज जो हमको, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, उनकी जो 6 कमिटी मेंबर्स होते हैं, उस पर भी इनडायरेक्टली वो पूरे मार्केट में, हम इसको ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है। वो क्या करता है, बैंक को गाइड करता है, रेगुलेट करता है जितनी भी हमारी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर। और बकायदा जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स है कंट्री के अंदर, उनको सुपरवाइज और मैनेज का काम करता है और प्रॉपरली सुपरविजन करता है गवर्नमेंट को। और आरबीआई का अगर मैं लेटेस्ट गवर्नर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसको शक्ति का अंदाज है। और हमारा फर्स्ट, ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आरबीआई का एक्ट आया था 1934 के अंदर, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। उसको लाने का मेन मकसद ही ये था कि हम इंडिया के जो बैंकिंग रेगुलेशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या बैंकिंग सिस्टम से, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके लिए हम आरबीआई को वेल सेटल एक सेंट्रल बैंक को लेके आए थे, जो 1935 के अंदर एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो ये हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कशन हुआ, जिसके फंक्शंस को भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। तो आप जानते हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स नीचे जितने भी होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स को भी मैंने इसी में डाल दिया। ठीक है, तो ये सारे बैंक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स है। तो कमर्शियल बैंक्स को भी अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ही रखा गया है कि कमर्शियल बैंक्स भी एक शेड्यूल भी होते हैं और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं। सिंपल से शेड्यूल बैंक्स क्या होता है, पर्टिकुलर एक सेक्शन और लिस्ट के जो आरबीआई रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसकी लिस्ट के अंदर शेड्यूल हो जाता है। इसके बारे में हम और डिस्कशन कर देंगे, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। मेजरली कमर्शियल बैंक्स का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ये क्या करते हैं, ये जो पब्लिक होते हैं उनके डिपॉजिट को एक्सेप्टेंस देते हैं, अपने लोन्स भी देते हैं, एडवांसेस भी देते हैं, अपनी जो भी आपके डिपॉजिट्स आए, पब्लिक्स को जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसे विड्रॉल भी देते हैं, लोन्स और ये सारी फैसिलिटीज हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स को देते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स। हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होता है जहां पे हमारी गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग जो होती है मोर देन 50% होती है। वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स जो हमारे मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं, वो बैंक्स। जैसे एग्जांपल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना है, सबसे पुराना बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं राइट नाउ, तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, है ना। और ये सारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग मोर देन है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वहां पर क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल की क्या होती है, शेयर कैपिटल्स होती है। यहाँ पर हम लोग कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर कैपिटल जो बैंक का होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। और राइट नाउ हमारे पास 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, है ना। आईडीबीआई भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही कंसीडर, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है हम जो पब्लिक बैंक्स को हम कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट बैंक्स में, इट्स कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, जिसका हम निजीकरण कर देते हैं। राइट, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर तो फॉरेन में ही होता है, बट उनकी ब्रांचेस हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट हो रही होती है, एस्टैब्लिश्ड होती है। जैसे हम बात करें एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे बैंक्स क्या है, फॉरेन बैंक्स है। इनके हेडक्वार्टर सारे इनकी फॉरेन कंट्रीज में ही, बट ये अपनी ब्रांचेस को अपनी कंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारे बैंक्स हमारे क्या हो रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए।
है ना। अब बात करते हैं हम रीजनल रूरल बैंक्स की। रीजनल रूरल बैंक्स को भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे बैंक्स भी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। क्यों होते हैं? आरआरबी को लाने का मेन रीजन था कि वो हमारे रूरल सेक्टर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सके, वहां जा जाके अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया में एस्टैब्लिश कर सके। आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया 1975 में, बट इसका एक्ट जो बना 1976 में, इसका मेन जो ये फॉलो करता है वो ये करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी स्टेक होल्डिंग या हमारे उसकी बात करें तो 50% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% होती है। कमर्शियल बैंक्स, ये सॉरी स्पॉन्सर बैंक हम बोल सकते हैं, जितने स्पॉन्सर बैंक या कमर्शियल बैंक्स मीन्स जो भी, चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, वो इसमें स्पॉन्सर कर सकता है, वो है 35%। अगर सिंपल सी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग कितनी हो गई, सेंट्रल प्लस स्टेट इज 65%। अगर किसी के पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज है, तो इक्वल बात मानी जाएगी। अगर किसी के पास 51 रुपीज है और किसी के पास 49 रुपीज है, तो हम किसकी बात मानेंगे? डेफिनेटली हम 51 वाले की बात मानेंगे। तो सेम गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो स्पॉन्सर चाहे कोई भी बैंक करे, उसका कोई, चाहे प्राइवेट बैंक करे चाहे पब्लिक बैंक करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की ज्यादा है, इसलिए हम आरआरबी सारे बैंक्स हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स बैंक्स कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जैसे एग्जाम्पल में आपने सुना होगा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, तो ये हो गया। ये सारे जो है, इसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है आरआरबी बैंक्स को लाने का, वो ये था कि वो रूरल पॉपुलेशंस को लो कॉस्ट के अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जितने भी रूरल एरियाज, वहां पे हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करें मिनिमम लो कॉस्ट के साथ, तो हमारे बैंक्स वहां पे एस्टैब्लिश हो, सेट हो। तो ये सारे आरआरबी का मकसद था। तो जैसे आपने नाम सुना, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ये सब आरआरबी के बैंक्स है। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। अब स्पेशलाइज से वर्ड से आपको पता चल गया, ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक जिन्हें हम एस्टैब्लिश करते, वो बैंक्स ऑपरेट करते, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी या किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड का वर्क कर रहे होते हैं। जैसे इसमें मैं बात करूं तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बैंक है जैसे बनाए गए, जैसे सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड और एनएचबी, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं। अलग अलग वेरियस स्पेशलाइज्ड बैंक से जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को हेल्प करते हैं करके स्पेसिफिक फील्ड में, और अपनी कंट्री की फाइनेंशियली पोजीशन को डेवलप कर रहे हैं। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे सिडबी, ये क्या करती है, जो छोटे छोटे लोन्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसेस है, उनको फाइनेंस देती है, फाइनेंस का काम करती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, तो उस चीजों में ये हेल्प कर रही है। एक्जिम हो गया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है, वो क्या कर रहा है, जितने भी जो लोग हैं हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में, उसे मैनेज करना, उसे ऑपरेट करना, उसे कंट्रोल करना, ये सारे हमारे को यहाँ पे एक्जिम जो स्पेशलाइज बैंक है वो हेल्प करिए। नाबार्ड को लाने का मतलब था कि वो हमारे, वो नेशनल बैंक जो हमारा एग्रीकल्चर, जो कृषि डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट, उसमें क्या कर सके, हेल्प कर सके इनडायरेक्टली। जैसे जहाँ रूरल एरियाज है वहाँ पे एग्रीकल्चर में हम लोग सपोर्ट कर सके, रूरल का डेवलपमेंट कर सके। इसलिए ये स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए गए जो पर्टिकुलर इन इन जगह पे या इन इन चीज़ों में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में इन्हें हेल्प करता है और हमारी कंट्री को डेवलप करने का काम करता है। जैसे इसमें एक और है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसमें हम लोग होम लोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे बात करते हैं, वो वहां हेल्प करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाने का रीजन जो था, ताकि वो इसलिए था कि वो हमारी स्मॉल मतलब फाइनेंस बैंक, जैसे आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये भी हमारी कंट्री में क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। बट इनको लाने का मेन मकसद था कि हम क्या कर सके, ये रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में अपनी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोले, ज्यादा से ज्यादा वहां पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इनके 3 क्राइटेरिया होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जैसे आप देख रहे हैं 25% जो होती है वो ब्रांचेस इसको कहाँ खोलनी होती है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। 50% तक उसे वो लोन बुक करने हैं जो मिनिमम 25 लाख से कम है। 75% तक लोन उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग करनी है, जैसे चाय स्टॉल हो गए, जो छोटे छोटे बिजनेसेस है उनको लोन देना, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लोन है वहां पे फोकस करते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, ये भी वही वर्क कर रहे हैं जो कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, बट इनको लाने का रीजन है, इनका मकसद है
कि हम रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोग ट्रस्ट करें बैंक पे, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़े कस्टमर्स हर जना यहाँ पर फैसिलिटी को अवेल कर सके। लोन चाहिए तो वो ले सके, वो छोटे छोटे लोन्स पर प्रायोरिटी सेक्टर्स पर लैंडिंग करना, 25 लाख से कम लोन की साइजेस पे 50% तक इनको देना होता है, 25% तक की ब्रांचेस इनकी रूरल एरियाज में होती है। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको फॉलो करना होता है। अगर ये नहीं करते तो आरबीआई इनके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास बैंक, ऐसे बहुत सारे। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात करते हैं हम पेमेंट बैंक की। तो पेमेंट बैंक भी एक तरह से कमर्शियल बैंक की तरह ही है, ये भी एक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट 2 लाख तक की ही पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट स्मॉलर स्केल पे करता है, ना इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग बैंकिंग ऑपरेशंस करता है, बट कोई भी लोन्स नहीं देता है, क्रेडिट कार्ड्स नहीं देता है। जैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यूज करते हैं कस्टमर्स को, बट पेमेंट बैंक्स क्रेडिट कार्ड इश्यूज नहीं करते हैं। कमर्शियल बैंक्स लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट पेमेंट बैंक लोन्स प्रोवाइड नहीं करते, एडवांस लोन्स है। ऐसे छोटे मोटे लोन्स का तो अप्रूवल आ गया, दे दिया ना, वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। मेजरली पेमेंट बैंक्स का मकसद है कि वो भी एक बैंक ही है, बट वो स्मॉलर स्केल पर है, राइट। बट वो जैसे क्रेडिट कार्ड को इशू करना, ये सारी फैसिलिटी नहीं करते। इनका मेन मकसद होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो लोगों को इनकरेज कर सके कि वो स्मॉल सेविंग्स के लिए अपना अकाउंट खुलाए, ठीक है, पेमेंट और रेमिटेंस के लिए छोटे छोटे लो इनकम के जो हाउस होल्ड्स वाले होते हैं उनका अकाउंट खोले, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एंटाइटीज है उनका अकाउंट खोले। तो ये सर्विसेज के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। ये भी प्रोसेस पूरा बैंकिंग की तरफ से ही होता है। अब कॉपरेटिव बैंक की बात करते हैं, जैसे हमने कमर्शियल बैंक की बात करी, अब कमर्शियल बैंक्स होते वैसे कॉपरेटिव बैंक्स होते। कॉपरेटिव बैंक भी एक फाइनेंशियल एंटाइटी है, बट वहां क्या होता है, जैसे आपने ना साहूकार को देखा होगा गांव में, राइट। साहूकार क्या करता है, लोगों को पैसा उधार देता है, ठीक है, बट उनकी पीढ़ी भी पीढ़ी निकल जाती है ना, वो पैसा वो चुकता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी ब्याज की कैलकुलेशन लगाते हैं। इस चीजों को देखते हुए आपने बहुत सारे देखे होंगे, किसी ने आत्महत्या कर ली या ऐसा, है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया, उन्हीं मेंबर्स ने, वो क्या करे, उन्हीं लोगों ने एक अपनी क्या बनाई, एक सोसाइटी क्रिएट करी, और उसी सोसाइटी के रूप में वो उसके क्या हो गए, मेंबर हो गए, वही उसके ओनर हो गए, वही इसे ऑपरेट कर रहे हैं, वही इसके कस्टमर है, जिनकी रिक्वायरमेंट है उसको दे रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने क्या किया, अपने जहाँ रहते हैं, जैसे सेम लोकल है, वहां पे उन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंक्स को फॉर्म किया। जो उसके मेंबर है उनका कॉमन इंटरेस्ट है कि वो वहां पे लोगों की हेल्प कर सके, तो फ्रिक्वेंटली उन्होंने फॉर्म की वो सोसाइटी, और वहां पे वो लोगों को जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो लोग है वो भी वहां पे डिपॉजिट्स कराते हैं पैसे, जरूरत पड़ने पर लोन्स भी देता है, और ये थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता है। तो ये भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट इसका जो मेन मकसद होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, लाइक कि मेरे को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर प्रॉफिट के लिए तो देखो सभी काम करते हैं। तो मेजरली ये कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं। अगर मेजरली इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो 2 तरह से डिजाइन किया गया है, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए, ठीक है। तो मेजरली कोऑपरेटिव बैंक्स आपको समझ में आ गए, वो खुद ही अपने मेंबर्स क्रिएट करते हैं, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो खुद ही ओनर होते हैं, वो खुद ही उसे ऑपरेट करते हैं, और लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेजरली इनका जो डिपॉजिट्स लेते हैं, जिसपे ये भी इंटरेस्ट देते हैं, लोन्स वगैरह भी देते हैं, पर इनका जैसे प्राइमरी जो होता है वो फोकस होता है एग्रीकल्चर पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, उस पे ये ज्यादा फोकस करते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं कीजिए, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच।